दोस्तों जरा सोचें कि आप एक ऐसे शहर की सड़क पर खड़े हैं जहां आलीशान घर है, बच्चों के स्कूल हैं और विभिन्न सामान से सजे धजे बाजार भी हैं। लेकिन जिन इंसानों के लिए ये तमाम चीज़ें बनाई गई थी वही इंसान उस शहर से गायब हैं। यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ तो खड़ी है लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ घरों की मेज़ों पर प्लेटें तो सजी है लेकिन उन्हें छूने वाला कोई नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन शहरों के लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए। तो चलिए आज मैं आपको हमारी पृथ्वी के एक ऐसे रहस्यमय सफर पर ले चलूंगा जहां वक्त सालों पहले ही थम गया था। हम देखेंगे दुनिया के 10 ऐसे भूतिया शहरों की दास्तां जहां कभी हजारों जिंदगियों का शोर गूंजता था लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटे का ही बोलबाला है। कोलमैनस्कोप, नामीबिया। दोस्तों कोलमैनस्कोप नामक इस शहर की कहानी किसी जादुई और डरावनी फिल्म जैसी है जिसकी शुरुआत 1908 में नामीबिया के तपते रेगिस्तान के बीच एक चमकते हुए पत्थर से हुई थी। इस पत्थर को जाच रियास नाम के एक रेलवे कर्मचारी ने ढूंढा था और वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं अपितु एक असल का हीरा था। इस खोज के पश्चात बड़ी संख्या में बाहरी लोग कोलमैनस्कोप आने लगे और देखते ही देखते इस बंजर जमीन पर एक आलीशान शहर खड़ा हो गया। यहाँ के लोगों का बस एक ही कार्य था, पूरा दिन मिट्टी में हीरे खोजना। दरअसल नामीबिया के कोलमैनस्कोप में बड़ी संख्या में हीरों की खदानें मौजूद थी। यही वजह रही कि यहाँ बसने वाले लोगों की अमीरी की भी कोई सीमा नहीं रही और आज से करीब 120 वर्ष पहले ये शहर इतना आधुनिक बन गया था जितना तो शायद आज के शहर भी नहीं होंगे। यहाँ नाटक होने वाले आलीशान थिएटर से लेकर विश्व स्तरीय बार तक खुल गए जहाँ पर वेटर्स केवल अति सुंदर कन्याएं ही होती थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन के बाद दुनिया की दूसरी एक्सरे मशीन भी कोलमैनस्कोप के ही अस्पताल में प्रस्तुत की गई थी। यहाँ के लोग इतने रईस थे कि वो पानी नहीं पीते थे बल्कि बियर और शैंपेन पीकर ही अपनी प्यास बुझाते थे। यानी वो लोग सेव वाटर ड्रिंक बियर के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। लेकिन जो जितनी तेजी से उछलता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर जाता है। देखते ही देखते कोलमैनस्कोप शहर के हीरे समाप्त होने लगे और यहाँ के लोग कंगाली की ओर बढ़ गए क्योंकि सिवाय हीरे खोजने के इन दिमाग से पैदल लोगों को और कुछ नहीं आता था। यही वजह रही कि लोग हर नए दिन रात के साथ इस चकाचौंध शहर को छोड़कर जाने लगे और आज कोलमैनस्कोप शहर पूरी तरह से एक भूतिया शहर बन चुका है। यहाँ अभी भी घर मौजूद है लेकिन जैसे ही आप यहाँ के घरों के दरवाजे खोलते हैं तो अंदर कमरों में रेत के टीले बने दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि प्रकृति के सामने इंसान की दौलत और घमंड कितनी जल्दी मिट्टी में मिल सकता है। सन्नाटे से भरे इन कमरों में आज भी पुराने पियानो और जंग लगे औजार मौजूद हैं जो अपनी शानदार और खौफनाक दास्तां खुद ही बयां करते हैं। धनुषकोडी, भारत के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित धनुषकोडी की कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दिल दहला देने वाली भी है। इसे आज घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ शायद इंसानों से ज़्यादा भूत ही निवास करते होंगे। एक समय था जब धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ अपनी रेलवे लाइन, डाकघर, स्कूल और हलचल से भरे बाजार थे। लेकिन 22 दिसंबर 1964 की उस काली रात ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया और बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर के मिलन स्थल पर बना यह खूबसूरत शहर एक ही रात में समुद्र की विशाल लहरों के आगोश में समा गया। उस काली रात ऐसी भयानक प्रलयकारी लहरें उठी कि पामबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन को पटरी समेत उखाड़कर समुद्र की गहराइयों ने खुद के भीतर निगल लिया। इस भीषण हादसे में ट्रेन में सवार सभी 115 यात्रियों की मौके पर ही जल समाधि के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन समुद्र की लहरें केवल उन 115 यात्रियों को खुद में समाकर ही संतुष्ट नहीं हुई अपितु कुदरत के इस कहर ने हंसते खेलते पूरे धनुषकोडी शहर को रातों रात मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। समुद्र की रेत में दफन हुए शहर का अंत इतना खौफनाक था कि लोगों के मन में ऐसा डर बैठा कि उन्होंने भविष्य में धनुषकोडी शहर में रुके रहने से ही अपना मन हटा लिया। यहाँ तक कि हृदय विदारक त्रासदी के बाद भारतीय सरकार ने भी इस पूरे क्षेत्र को इंसानों के रहने हेतु असुरक्षित घोषित कर दिया जिससे यह ऐतिहासिक शहर हमेशा के लिए एक वीरान घोस्ट टाउन बनकर रह गया। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार धनुषकोडी वही पवित्र स्थान है जहां से भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। हाशिमा आइलैंड, जापान।
जापान के तट से दूर समुद्र की लहरों के बीच तैरता हुआ एक विशाल युद्धपोत यानी लड़ाकू समुद्री जहाज ही हाशिमा आइलैंड की सबसे पहली झलक मानी जाती है। इसी वजह से हाशिमा आइलैंड को बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। इस छोटे से द्वीप की कहानी 1887 में शुरू हुई थी, जब यहाँ समुद्र की गहराइयों में छुपी कई बेशकीमती धातुओं का पता चला और देखते ही देखते महज 16 एकड़ का ये छोटा सा आइलैंड दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगह बन गया। यहाँ 5000 से ज़्यादा लोग निवास कर रहे थे, जो हाशिमा आइलैंड के क्षेत्रफल को देखते हुए एक बहुत बड़ी संख्या थी। इस आइलैंड पर बनाई गई इमारतें इतनी ऊंची थी कि सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी और ताज़ी हवा के लिए बच्चों को छतों पर खेलना पड़ता था, क्योंकि जमीन नाम की यहाँ कोई खाली जगह बची ही नहीं थी। समुद्र के नीचे मीलों लंबी अंधेरी सुरंगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये आइलैंड एक जेल और सोने की खान दोनों था, जहाँ हर सुख सुविधा तो थी लेकिन आज़ादी गायब थी। फिर 1974 में जब हाशिमा आइलैंड की कीमती धातुओं का भंडार समाप्ति के कगार पर पहुंच गया तो इस द्वीप की किस्मत पर भी ताला लग गया। अगले कुछ ही वर्षों के दौरान हजारों लोग अपने टीवी, बर्तन और यादें इसी आइलैंड पर छोड़कर दूसरी जगहों की ओर रवाना हो गए। ये जगह आज किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसी दिखती है, जहां खारे पानी की हवा ने इमारतों को पूरी तरह से जर्जर कर दिया है, लेकिन इन खंडहरों में आज भी उन हजारों जिंदगियों की सिसकियां महसूस की जा सकती हैं जो कभी इस कंक्रीट के समुद्र में कैद थी। सेंट्रालिया अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बसा सेंट्रालिया एक ऐसा शहर है जिसे नर्क का दरवाज़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज़मीन के नीचे पिछले 60 सालों से एक ऐसी आग सुलग रही है जिसे बुझाना इंसानों के बस के बाहर हो चुका है। इस शहर की बर्बादी की कहानी साल 1962 में एक मामूली कचरे के ढेर में लगी आग से शुरू हुई थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह आग ज़मीन की दरारों से होते हुए सीधे शहर के नीचे बिछी कोयले की खदानों तक पहुँच जाएगी। देखते ही देखते पूरा सेंट्रालिया शहर एक चलते फिरते ज्वालामुखी में बदल गया, जहां सड़कों के बीच से जहरीला धुआं निकल रहा था। यहां जमीन इतनी गर्म हो गई कि जूते तक पिघलने लगे और अचानक बनने वाले सिंक होल्स यानी धंसती जमीन लोगों को निगलने के लिए तैयार रहती थी। इस खौफनाक मंजर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मशहूर हॉरर गेम और फिल्म साइलेंट हिल का डरावना शहर इसी सेंट्रालिया से प्रेरित है। सरकार ने हजारों कोशिश की यहाँ लगी आग को बुझाने की, लेकिन कोयले के विशाल भंडार तक फैल चुकी इस आग को शांत करने में कोई उपाय काम नहीं कर पाया। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सेंट्रालिया शहर में बने घरों के बेडरूम तक पहुंचने लगी तो 1980 के दशक में सरकार ने इस पूरे शहर को खाली करने का आदेश दे दिया। आज यहाँ का मशहूर रहा रूट 61 हाईवे दरारों और अजीबोगरीब स्प्रे पेंट से बनी पेंटिंग से भरा हुआ है और यहाँ आज भी लगातार धुआं निकलता रहता है। जानकारों का मानना है कि सेंट्रालिया में जमीन के नीचे मौजूद कोयला इतना ज़्यादा है कि ये आग अगले 250 सालों तक यूं ही जलती रहेगी और हमें बताती रहेगी कि कचरे के ढेर को मामूली समझकर जला देने की इंसानी लापरवाही की कीमत कितनी भयानक और अनंत हो सकती है। क्रेको, इटली के खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जो दूर से देखने पर किसी जादुई पेंटिंग या परिकथा के महल जैसी लगती है, लेकिन पास जाने पर यहाँ केवल पत्थरों का ही सन्नाटा मिलता है। ये है क्रेको। 11वीं सदी में बसा ये मध्ययुगीन शहर अपनी ऊंची मीनारों, संकरी गलियों और चट्टानों पर चिपके सफ़ेद घरों के लिए मशहूर था, जहाँ सदियों तक हजारों जिंदगियाँ अपने सपनों को बुनती रही और अपनी संस्कृति को सींचती रही। लेकिन विडंबना देखिए, जिस ऊंचे पहाड़ ने शहर को सदियों तक दुश्मनों हमले से सुरक्षा दी, वही पहाड़ एक दिन इस शहर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया। 1963 में आई भीषण भूस्खलन ने जमीन को फाड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद खतरनाक बाढ़ तक आ गई और उसके बाद 1980 के विनाशकारी भूकंप ने इस शहर की नींव को पूरी तरह से झकझोर डाला। ये देखना आज भी बहुत भावुक कर देने वाला अनुभव है कि यहाँ के लोग किसी युद्ध या महामारी अथवा इंसानी लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही मिट्टी के धोखा देने की वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हुए। जिस मिट्टी को वो लोग अपनी माँ मानते थे, उसी मिट्टी ने उन लोगों को ठोकर मार दी। आज क्रेको एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा खड़ा है, जिसकी वीरान खूबसूरती इतनी बेमिसाल है कि द पैशन ऑफ द क्रिस्ट और जेम्स बॉन्ड की क्वांटम ऑफ सोलेस जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की गई थी। आज भी जब क्रेको के खाली घरों की खिड़कियों से ठंडी हवाएं गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद उस खोई हुई सभ्यता के किस्से सुना रहा है, जो सभ्यता हमेशा के लिए इतिहास के खंडहरों में दफन हो चुकी है। वरोशा, साइप्रस।
भूमध्य सागर के तट पर स्थित वरोशा की कहानी किसी पुरानी फिल्म की रील जैसी है जो अचानक बीच में से कट गई हो। 1970 के दशक की शुरुआत में ये शहर दुनिया का सबसे आलीशान टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था। एक ऐसी जगह जिसे भूमध्य सागर का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता था। यहाँ एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन जैसे हॉलीवुड के दिग्गज सितारे छुट्टियां मनाने आते थे। यहाँ की सुनहरी रेत पर बने 7 सितारा होटलों और चमचमाते शोरूम्स में अमीरी की महक आती थी। लेकिन अगस्त 1974 में तुर्की के आक्रमण के दौरान सब कुछ महज कुछ ही घंटों में थम गया। करीब 40,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना सारा सामान, अपनी गाड़ियां और अपनी यादें इसी वरोशा शहर में छोड़कर भाग गए, इस उम्मीद में कि वो कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे। लेकिन वो दिन आज 50 साल बाद भी नहीं आए हैं। दरअसल उस समय साइप्रस ग्रीस में सम्मिलित होना चाहता था, जिससे तुर्की को लगा कि साइप्रस के वरोशा में बसे उनके लोगों को ग्रीस से खतरा हो सकता है। इसी वजह से तुर्की ने हमला करते हुए वरोशा को अपने कब्जे में ले लिया और आज वरोशा कटीले तारों और फौजी पहरे के बीच कैद एक ऐसी टाइम मशीन बन चुका है जहां घड़ी की सुइयां 1974 पर ही रुक गई हैं। दुकानों के खिड़कियों में आज भी उसी दौर के फैशन वाले पुतले खड़े हैं। गैरेज में आधी सदी पुरानी कारें जंग खा रही हैं और होटलों के डाइनिंग टेबल पर आज भी वैसे ही प्लेटें सजी हुई हैं। अब प्रकृति वनस्पति के रूप में धीरे धीरे कंक्रीट की इन इमारतों को निगल रही है और ये सिद्ध कर रही है कि युद्ध की भेंट चढ़कर एक पल में आधुनिक शहर भी भूतिया खंडहर में तब्दील हो सकता है। कायकोए तुर्की। कायकोए भी तुर्की की पहाड़ियों पर बसा एक अन्य खंडहरनुमा गांव है। लेकिन यह गांव कोई मामूली खंडहर नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास के एक बहुत बड़े और दर्द भरे बंटवारे का खामोश गवाह माना जाता है। वर्ष 1920 के दशक तक कायकोए एक फलता फूलता गांव हुआ करता था, जिसे लेवेसी के नाम से जाना जाता था, जहां ग्रीक, ईसाई और तुर्क मुसलमान सदियों से एक साथ रहते थे। लेकिन 1923 में ग्रीस और तुर्की के बीच हुए पॉपुलेशन एक्सचेंज के ऐतिहासिक फैसले ने रातों रात इस गांव की रूह खींच ली। हजारों लोग अपने उन घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए जहां उनकी कई पीढ़ियां पली बड़ी थी। एक ऐसा गांव जहां कभी बाजारों की रौनक थी, चर्चों में प्रार्थनाएं गूंजती थी और गलियों में बच्चों का शोर था, वो अचानक एक झटके में पत्थरों के मरुस्थल में बदल गया। आज जब आप कायकोए की ढलानों पर चढ़ते हैं तो आपको बिना छत और बिना दरवाजों वाले करीब 500 से ज़्यादा पत्थर के घर खड़े मिलते हैं जो किसी कंकाल की तरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि पहाड़ों से टकराती हवा भी किसी पुरानी याद की तरह महसूस होती है। ये जगह हमें सिखाती है कि सीमाएं और राजनीति नक्शों को तो बदल सकती है, लेकिन दीवारों के भीतर बसी यादों को कभी नहीं मिटा सकती। ओराडोर सुर गलेन, फ्रांस का ये शहर, जिसे ओराडोर सुर गलेन जैसा लंबा नाम दिया गया है, सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, अपितु ये इतिहास का वो जख्म है जो आज 80 सालों बाद भी ताज़ा दिखाई दे रहा है। इस शहर की कहानी आपको द्वितीय विश्व युद्ध के एक काले दिन यानी 10 जून 1944 की याद दिलाती है, जब महज कुछ ही घंटों के भीतर ये शहर शमशान में तब्दील हो गया था। नाजी जर्मनी की एक क्रूर सैन्य टुकड़ी ने ओराडोर सुर गलेन में घुसकर बिना किसी वजह पूरे गाँव को घेर लिया और मासूम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम शुरू कर दिया। वहीं युद्ध समाप्त होने के बाद फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोल ने आदेश दे डाला कि शहर को कभी दोबारा नहीं बसा जाएगा और इसे बिल्कुल वैसा ही छोड़ दिया जाएगा जैसा ये उस भयानक दिन के बाद बचा था, ताकि पूरी दुनिया जर्मन सेना की उस क्रूरता को कभी ना भूल पाए। आज भी जब आप ओराडोर सुर गलेन की सड़कों पर चलते हैं तो आपको यहाँ जंग लगी पुरानी कारें और जली हुई इमारतें वैसे ही खड़ी मिलती है जैसे कि वो वर्ष 1944 में थी। ये शहर हमें कड़ा सबक दे रहा है कि नफरत और युद्ध की कीमत हमेशा मासूम इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। पिरामिडेन, सोवियत संघ। आर्कटिक महासागर के जमे हुए पानी और बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा पिरामिडे सोवियत संघ का वो सपना था जिसने उत्तरी ध्रुव की कड़कड़ाती ठंड को भी मात दे दी थी। 1927 में सोवियत रूस ने इस बर्फीले स्थान को स्वीडन से खरीदा था और यहाँ कोयले की खदानें शुरू की थी, जिससे पिरामिडेन दुनिया के सबसे अमीर एवं आधुनिक शहरों में गिना जाने लगा। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जमी हुई बर्फ वाले शहर में साल के कई महीनों सूरज नहीं निकलता था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ शानदार सुख सुविधाएं मौजूद थी। कोयले के खदानों ने पिरामिडेन को बेहद अमीर जो बना दिया था, परंतु 60 एवं 70 के दशक में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती मांग ने कोयले की कीमतों को बुरी तरह से गिरा दिया, जिससे अमीर पिरामिडेन शहर धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ने लगा और वक्त के आगे चलते पहिए के साथ
रूस का यह शहर वीरान हो गया। आज पिरामिडेन दुनिया का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित घोस्ट टाउन माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जबरदस्त ठंड ने चीज़ों को सड़ने नहीं दिया है। आज भी यहाँ के डाइनिंग हॉल की मेजों पर नमकदानी रखी है, क्लासरूम के ब्लैक बोर्डों पर बच्चों के लिए आखिरी सबक लिखे हैं। अब पिरामिडेन में स्थित लेनिन की ये मूर्ति वहाँ की खाली इमारतों को ऐसे निहारती है जैसे वो गुजरे हुए दौर के लौट आने का इंतजार कर रही हो। बोडी, कैलिफोर्निया, यूएसए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बोडी की दास्तां आपको सीधे 1870 के उस वाइल्ड वेस्ट दौर में ले जाती है, जहां कानून की नहीं बल्कि बंदूकों की भाषा चलती थी। कभी यह शहर कैलिफोर्निया की सोने की खानों का केंद्र हुआ करता था, जहां महज कुछ ही सालों में 10,000 से ज़्यादा लोग अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए थे। बोडी उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक और बदनाम शहर माना जाता था, जहाँ की सोने की खदानों में लूटमार और खून खराबा चलता रहता था। यहाँ की गलियों में रात दिन शराब, जुआ खेलना और झगड़े होना आम बात थी। लेकिन जैसे ही बोडी का सोना खत्म हुआ, वैसे ही हलचल भरा लालची लोगों का यह शहर एक खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। बोडी की सबसे अनोखी बात यह है कि इसे आज भी ठहरे हुए विनाश की स्थिति में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी नया नहीं बनाया गया और पुराने को गिरने नहीं दिया। अगर आप आज बोडी की घरों की खिड़कियों से झांकेंगे तो आपको टेबल पर धूल से सनी हुई खाने की प्लेटें, दुकानों में रखा पुराना सामान और यहाँ तक कि स्कूल के डेस्क पर रखी बच्चों की किताबें भी वैसे ही मिलेंगी जैसे उन्हें छोड़ा गया था। ये सब देखने पर ऐसा लगता है जैसे समय ने शहर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो और यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं होने दिया हो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 वो वीरान शहर जो हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। ये बताते हैं कि युद्ध, वक्त और कुदरत की मार से बड़ा कोई विनाशक नहीं है। इन विनाशकों के कारण इंसान की दौलत, तकनीक और घमंड सब एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं और पीछे रह जाती है खामोश दीवारें जो चीख चीख कर हमें अपनी गलतियों की याद दिलाती रहती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन भी दबा दें। साथ ही सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल से भी जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।